गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हिंदी की हम अगली लेक्चर्स की बात करते हैं ना। हिंदी की अगली लेक्चर की बात, लेक्चर नंबर 2। तो जरा ध्यान से सुने, ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। डिस्कस करते हैं हम यहाँ। बात करेंगे वर्ड भेद की। तो वर्ड भेद में ना आपको दो बात बताई थी पिछले क्लास में। स्वर होता है, व्यंजन होता है, और व्यंजन में कई पार्ट्स तोड़े थे। टोटल वर्ड का मतलब है क्या है। इंग्लिश की बात करेंगे तो अल्फाबेट बोलते हैं, तो वो 26 होती है। और यहाँ टोटल वर्ड होते हैं, अल्फाबेट को ही वर्ड कहते हैं। टोटल होता है 52। अब इस 52 में डिवाइड होता है। एक स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो जरा देखिएगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया स्वर और दूसरा लिख दिया व्यंजन। यानी वर्ड ना वहां दो बटा होता है। अल्फाबेट में आ जाता है आपका वॉवेल्स, है ना। तो वॉवेल्स आ जाता है 5 होता है, बाकी 21 तो अल्फाबेट में ही आते हैं। वही यहाँ है जो वर्ड है, वर्ड भेद, यानी वर्ड को हम तोड़ रहे हैं किसमें, एक स्वर में और एक व्यंजन में। तो स्वर ना 3 तरह का स्वर होता है। कौन कौन सा 3 तरह का स्वर है सर? 3 तरह का स्वर है। एक होता है उपभेद स्वर, यानी एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रिक हो, या उसे हास्य स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ द्विमात्री स्वर, और तीसरा है प्लुत, तो त्रिमात्रिक। तो एक होता है प्लुत, जिसे हम त्रिमात्रिक कहते हैं। तो उपभेद स्वर एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक। तो ये जो मात्रा है, स्वर उसी में तो आता है। ये जो मात्रा है वो एक मात्रा, 2 मात्रा, त्रिमात्रा, 3 मात्रा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये होता है उपभेद स्वर, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ द्विमात्रिक स्वर, प्लुत त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं व्यंजन में। एक स्पर्श होता है, एक अंतस्थ होता है, कि उष्म होता है ना। अब एग्जाम का आपका पोर्शन है कि व्यंजन कितने तरह का होता है। व्यंजन जो है 3 तरह का। स्वर कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक मात्रिक, 2 मात्रिक और त्रिमात्रिक। अब एग्जाम में पूछता है कि एक मात्रिक स्वर क्या है, 2 मात्रिक स्वर क्या है और त्रिमात्रिक स्वर क्या है। त्रिमात्रिक का मतलब 3 मात्रा वाला स्वर, 2 मात्रिक मतलब 2 मात्रा वाला स्वर, एक मात्रिक मतलब 1 मात्रा वाला स्वर। मात्रा लगाते हैं ना, ए का, उ का, ई का, ओ का, ठीक है, वही मात्रा की बात कर रहे हैं। आगे बात करें व्यंजन की। तो व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब हम बात करेंगे स्वर की। जरा ध्यान से सुने स्वर को। ये वे वर्ड मतलब ऐसे वर्ड हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर यूज करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं व्यंजन में पढ़ूं क, तो क्या है, क में अ आ रहा है, क, है ना। ग में अ आ रहा है, ग, तो उसमें दूसरे की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो स्वर है उसमें उसको बोलने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी मैं बताता हूं, हिंदी बड़वाला में पूर्व में स्वरों की संख्या 14 थी। पहले तो 14 थी। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, ये इतने हुआ करते थे। अब मैं बोलूंगा इनमें अ, जैसे अ बोल रहे हैं ना, अ, तो क्या क बोल रहे हैं ना? नहीं, अ के लिए किसी दूसरे अल्फाबेट, दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी। अ, ई किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। उ, री, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही है। यानी जब भी हम स्वर बोलते हैं तो उस स्वर में किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये होता था। आगे लिखा इनमें ई, अ, ई, उ, री, ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो 5 हैं, इस 5 में इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रिक स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहीं आ, बड़ा ई, उ, री, ए, ओ दीर्घ स्वर्ग हैं। दीर्घ स्वर्ग मतलब द्विमात्रिक स्वर्ग हैं।
और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण के दूना समय लगता है। एक मात्रा के उच्चारण के दूना समय लगता है द्विमात्रिक में। जैसे अ में मान लेते हैं अगर 1 सेकंड लगता है तो आ में 2 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर 1 सेकंड अ में लगता है तो आ में डबल लगेगा, तभी जाके आपका प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण सही है। आ तो डबल लग रहा है, ठीक है ना। ई बड़ा ई डबल लगता है, क्लियर ना। तो चलिए द्विमात्रिक हो गया, एक मात्रा के उच्चारण का दूना समय लगता है, यानी द्विमात्रिक में एक मात्रा के जो उच्चारण होते हैं उससे डबल उच्चारण लगता है द्विमात्रिक में। एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना अ के बोलने में लगता है। एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना अ के बोलने में लगता है। अ के बोलने में लग रहा है ये एक मात्रा का समय है। द्विमात्रा का हो जाएगा आ, तो अ का डबल टाइम हो गया किसमें, आ में। अब यहां जरा देखें, जितना अ के बोलने में लगता है, जबकि दीर्घ स्वर्ग के उच्चारण में एक मात्रा का दूना समय लगता है, जिसके कारण ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक मात्रिक स्वर के दुगुना टाइम द्विमात्रिक स्वर में बोलने में लगता है। क्लियर है? तो जो मैंने बोला वो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप भी कॉपी करें। और इसमें अगली पॉइंट में फिर से लिखता हूं, है ना, इरेज कर रहा हूं, कॉपी करें। हाँ जी, अभी हमने एक मात्रिक देखा, जैसे ओ। द्विमात्रिक मतलब ओ के दुगुना टाइम जहां यूज होता है वो द्विमात्रिक होता है। जैसे आ, ओ बोला ना, उसमें बोलेंगे आ बोलेंगे तो दोगुना टाइम स्पेंड हो रहा है, दोगुना टाइम लग रहा है। त्रिमात्रिक क्या है? इसी सेंस में त्रिमात्रिक एक मात्रिक के 3 गुना टाइम लगता है। तो सर उसका यूज कहां करते हैं आप बताइए? अभी मैं बुला रहा हूं सागलवा, अभी बोला वाह तो ठीक है, लेकिन वाह के आगे मैंने लाइन जोड़ दिया सागलवा। अब देखिए कितना खींच रहा हूं मैं। तो तेज पुकारने में, गाली देने में, चीखने में, चिल्लाने में, रोने में जो यूज करते हैं वो प्लुत का यूज होता है, और प्लुत को हम क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक। तो त्रिमात्रिक कहाँ यूज होता है? चीखने में, चिल्लाने में, गाली देने में, है ना, जहां खींच के बात करते हैं ऐसी बातों में त्रिमात्रिक शब्द का यूज होता है। क्लियर? मैंने बोर्ड पे लिख दिया है प्लुत त्रिमात्रिक। इसमें इसके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। अगर 2 गुना समय लगता है तो द्विमात्रिक हो जाता है, और 3 गुना समय लगता है तो त्रिमात्रिक हो जाता है। यह चिल्लाने में, गाने में, रोने में दिल दिया है, अरे तो दिया है, खींच रहे ना जी। तो रोने में, दूर से पुकारने में, है ना, व्यवहारित होता है। जैसे बाप रे लिख दिया, बाप रे, खींच रहे, त्रिमात्रिक हो गया। अच्छा, रे सुधवा बुलाते ना, तो ऐसे जब बुलाते हैं तो इसमें भी त्रिमात्रिक यूज होता है। इसके पहचानने के लिए दीर्घ स्वर्ग के आगे, जब दीर्घ 2 मात्रिक स्वर्ग आता है के आगे 3 अंक लिखने का प्रचलन है, उसके आगे 3 लिख देते हैं। तभी हमने देखा एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब मैं बात करूंगा हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, तो पहले हम उच्चारण के बेसिस पर इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो पहला लिखा कंठस्थ, है ना। तो कौन सा ऐसा स्वर है जिनको हम बोलते हैं तो मेरे कंठ का इस्तेमाल होता है। इस शरीर में कंठ कहाँ है? ये तो अब मैं बोलूंगा और आप भी मेरे साथ बोलिए, देखिए क्या कंठ का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं ओ, बोलिए तो ओ में होंठ जब चिपकेगा ओटस, जुबान जब तालू में चिपकेगा तो तालब। क्लियर? और यहाँ जो क्या है, होंठ ना नहीं चिपक रहा है, जुबान ऊपर नहीं चिपक रही है, ये मेरे कंठ से आवाज आ रही है, ये होता है कंठ। बोल के देखिए मेरे कंठ से आवाज आ रही है, तो इसको मैं बोलूंगा कंठ।
जुबान अपनी जगह स्थिर है। पढ़ के देखिए मेरे साथ, पढ़िए। अह, जो ओंठ नहीं चिपकी, जुबान तालू में नहीं चिपका, और ये मेरे गले से आवाज आ रही है, कंठ से मेरे आवाज आ रही है, इसीलिए हम इसको कंठ कहते हैं। तो अभी कंठ कहां कहां यूज करेंगे? ये कंठ यूज करेंगे स्वर में और व्यंजन में। तो स्वर में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंठ है। तो जब बोलिएगा जुबान चिपकेगी तो ओंठ वाला है, ओंठ चिपकेगी तो जुबान हमारी जाके तालू में चिपकेगा तो तालब में हो जाएगा। ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अब बोलूंगा गले से आवाज आ रही है अ, तो भैया अ, कंठ से मेरी आवाज आ रही है, तो ये जो है ये कंठ है। अब ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ध्यान से इसको सुनिएगा। दूसरा मैं लिखा हूं तालब्य। तालब्य का मतलब मम्मी से जाके पूछिएगा, हिंदी में उसको तारू बोलते हैं। बच्चे का तारू चटक जाएगा। तारू में कोई प्रॉब्लम है? तारू क्या होता है? ये मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा है, उसे हम तालू कहते हैं। अब मेरी जुबान अगर मेरे तालू में सटती है तो उसे हम तालब्य बोलते हैं। जरा बोल के देखिए तो, ई, क्या ई है ना, ई बोल रहे हैं तो जुबान नहीं चिपक रही है, लेकिन क्या आपके तालू पे जाके उसका झंझनाहट आवाज की आ रही है कि नहीं? बोल के देखिए, ई बोल रहे हैं तो गले के साथ साथ तालू में भी हमारे झंझनाहट आ रही है। बोलिए ई बोल रहे हैं तो मेरे तालू में भी आवाज आ रही है, इसे हम तालब्य बोलते हैं। आगे मूर्धन्य। ये मूर्धन्य क्या है? ये मेरी जुबान है खड़ी खड़ी, अब मेरी जुबान ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद ये मुड़ गया, अब मुड़ने के बाद ये इसका जो पोर्शन है ये मेरे तालू में चिपकती है, उसे मैं मूर्धन्य बोलता हूं। बोल के देखिए मूर्धन्य। मम्मी कहती है ना, मेरा हंसुआ मुरझा गया है, मेरी चाकू मुरझा गया है। मुरझाने का मतलब जो उसकी धार ऐसे थी वो धार पलट गई है। तो मेरी जुबान सीधे ना टकरा के जुबान कुछ यूं मुड़ जाती है, आफ्टर दैट जाके मेरे तालू में चपकती है, इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। बोलिएगा मूर्धन्य में कौन सा है? री। देखिए जुबान अंदर की तरफ गई कि नहीं? री, जुबान अंदर की तरफ चली गई और वो मुड़ी हुई जुबान मेरे तालू से चिपक रही है, इसे मैं बोलूंगा मूर्धन्य। आ जाता बच्चा समझता ही नहीं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन मैं पूरी बात को बिल्कुल से समझूंगा। तो मूर्धन्य क्या है? जब हमारी जुबान अंदर की तरफ मुड़ के टेढ़ी होके और मेरी तालू में चिपकती है तो उसे मैं मूर्धन्य बोलूंगा। आगे आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओंठ। जो मैं प्रोनाउंसिएशन करूं, जो मैं उच्चारण करूं और मेरे ओंठ आपस में चिपके, उसे ओष्ठ बोलूंगा। बोल के देखिए, ऊ है ना, ऊ। अरे यार बोलो ना, ऊ। हाँ सब बोलो, ऊ बोल रहा हूं, ऊ। तो ऊ बोल रहा हूं तो मेरे ओंठ झंझना रहे, देखो तो ऊ यानी मेरे ओंठ के वास है। आगे बड़ा ऊ, फिर मेरे ओंठ से ये आवाज प्रोनाउंसिएशन आ रही है। आगे अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जो अंदर से आएगा, जो सबका लास्ट वाला वर्ड होता है ना, सब अनुनासिक होता है। सबका लास्ट वाला, जैसे अंग नहीं, क से लेके चलते हैं तो उसका पांचवा जो होता है, च से लेके चलते हैं लास्ट वाला, जो सबका लास्ट वाला होता है ना, सब अनुनासिक होता है। आगे आते हैं कंस तालब्य। अब ऐसा प्रोनाउंसिएशन जिसको कंठ और तालब्य मेरे तालू दोनों से संपर्क करता है। जैसे पढ़ो तो कंठ से निकल रहा है, तालू पे भी झंझना रहा है, यहां और वहां दोनों में जा रहा है, ठीक है ना। आगे मैं पढ़ दूंगा कंठोष्ठ। देखो कंठोष्ठ, ये कंठ से प्रोनाउंसिएशन आ रही ओ, तो ओ का मतलब बहुत तेजी से आ रहा है और कंठ से आ रहा है, कंठोष्ठ बोलते हैं इसको। ये तो हिंदी स्वरों का उच्चारण के बेसिस पे इससे मैंने बता दिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी आपके कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर ही करेंगे। पहला स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी, तो स्वर यंत्र मुखी ह, तो ये स्वर यंत्र मुखी में आता है। आगे मैं बताता हूं कंठ। अब क से लेके अभी अज्ञा लिख दिया है क्या? अज्ञा, ये सब जो है ये तो आ जाते थे उसमें अनुनासिक में, ये इसमें अच्छा इसमें अनुनासिक नहीं लिखा है, ये सब आ जाते हैं अनुनासिक में। कंठ मैं बोलूंगा, बोलिएगा क, ख, ग, घ। अब ये जो व्यंजन है वो सब कंठ वाले व्यंजन है। क, ख, ग,
घ। ये ओंठ तो चिपक रहे लेकिन तालू में नहीं चिपक रहे। बोली तो क, ख, ग, घ, ग। तो ये मेरे ओंठ चिपक रहे हैं लेकिन तालू में नहीं, कंठ के पास जाके चिपक रही है। आगे देखिए तालव्य। अब जरा देखिए च, च। अब देखिए च बोल के देखिए, च बोलिए च। अब ओंठ आपकी क्या तालू में जाके चिपकी कि नहीं चिपकी, जिसे तालव्य बोलते हैं। बोलिए च। आगे बोलिए छ, ज, झ, इया। अब ये जो आपका ज, झ, य, स, ये जो है वो आपकी जुबान जाके तालू में चिपक रही है, तो इसे मैं बोलूंगा तालव्य। च, छ, ज, झ। तो इसके ये मेरी जुबान तालू में चिपक रही है। अब आपके एग्जाम में आता है और इसके तमाम ऑप्शन दिए होते हैं और आपको ऐसे ही बोल के समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। तालव्य का मीनिंग आपने समझ गया, जो मेरी जुबान तालू में मेरे जाके सीधा सीधा चिपकेगी उसे हम तालव्य बोलेंगे। आगे आइए मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, टेढ़ा। तो मेरी जुबान जब टेढ़ी होकर मेरी तालू में चिपकेगी तो मूर्धन्य। ट, बोले तो मेरे साथ ट। ट के साथ क्या हो रहा है, ट के साथ क्या हो रहा है, मेरी जुबान अंदर की तरफ टेढ़ी हो रही है और जाके मेरे तालू में चिपक रही है। सीधा चिपकती तो तालव्य, और टेढ़ी अंदर की तरफ टेढ़ी होकर फिर मेरी जुबान चिपक रही है। ट, अंदर की तरफ टेढ़ी हुई फिर जाके चिपकी ट। आगे ठ, ड, ड़, श, है ना। इसके लिए मेरी जुबान अंदर की तरफ मुड़ रही है और जाके चिपक रही। ट, ट, ड, ढ, ये मैं अंदर की तरफ मुड़ी और जाके चिपक गई। आगे वत्सर्य। ये क्या है, न, ल, र, श, दंत। अब जब मैं बोलूंगा मेरे दांत आपस में लड़ेंगे तो क्या है, वत्सल्य। त, 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 थ, द, ध। जहां मेरे दांत आपस में लड़ेंगे वही भैया दंत है। त, थ, द, ध। तो ये मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं, जब दांत टकराएंगे तो ये आपका दंत हो गया। तो ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर स्वर को और व्यंजन को मैंने बांटा, मतलब उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन को बांट दिया। तो ये बात आप समझिए किसको क्या बोलते हैं। एग्जाम में 2-3 मार्क्स का तो बीएचयू और बीकॉम और जो हिंदी जहां जहां भी यूज होती है सब में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छे से कॉपी करिए, इसको समझिए, इसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। क्लियर है, कॉपी। थैंक यू।